ये लास्ट क्लास होगी इंटरनेशनल लॉ वाली, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा इंटरप्रिटेशन बचेगा, जो या तो कल ले लेंगे, संडे है, या तो मंडे से लेंगे, ठीक है। और 2 या 3 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा, फिर तुम लोग का एग्जाम तक आराम से, एग्जाम के बाद क्लास चलेगी, ठीक है। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो वुमेन्स वुमेन्स राइट की बात हो रही है, किस प्रकार, जो इंटरनेशनल लेवल पर हो, ठीक है। तो ICWR महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समानता, गरिमा तथा स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु अनेक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय बनाए गए हैं। यह अभिसमय महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैयक्तिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कौन दे रहा है? UN दे रहा है, ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया है, ठीक है। प्रमुख इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस जिन्होंने क्या किया है, महिलाओं के विचारों पर कार्य किया, महिलाओं के अधिकारों पर कार्य किया है। तो पहले ये आ गया CEDAW, महिला के सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय है ये। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो महिलाओं से जितने भी प्रकार का भेदभाव होता है, हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन से संबंधित है ये 1979 अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है, ठीक है। ओके, इसे महिलाओं के अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, मान लो कहीं पूछ लिया कभी कि महिलाओं के अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल, इंटरनेशनल बिल किसे कहा जाता है, तो CEDAW, आओ ऐसा करके याद कर लेना। इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है, जैसे शिक्षा, रोजगार इत्यादि, हर एरिया में, ठीक है। यह राज्यों को महिला पुरुष समानता को प्रोत्साहित करता है। देखो, जब भेदभाव समाप्त होगा तो समानता अपने आप आएगी, ठीक है। कानूनी, सामाजिक और नीतिगत उपायों का अपनाने का निर्देश देता है। भारत भी इसका भाग बना, कब आया था ये? 1979 में आया था। भारत 1993 में इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। महिला राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय, ऊपर जो हमने देखा था, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि राइट्स थे। ये वाला जो है राजनैतिक, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल राइट्स में महिलाओं के अधिकारों पर यह विषय है। 1952 में आया, ऊपर वाला 1979 में आया था, उससे भी पहले ही आया था, ठीक है। यह महिलाओं को मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति और चुनाव में खड़े होने का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अभिसमय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो तुम अभिसमय का नाम याद कर लोगी तो उसके अंदर क्या होगा तुम अनुमान लगा के लिख सकती हो। उसके बाद आया संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945। यह पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था जिसमें पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की समानता की बात की गई है। तो देखो, ये तुम याद कर सकती हो क्वेश्चन कि वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय अभिसमय दस्तावेज है जहां पहली बार इक्वलिटी की बात की गई है बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स। तो अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज पहला कौन सा था? चार्टर, UN चार्टर, ठीक है। इसकी प्रस्तावना में लिंग के आधार पर भेदभाव को न करने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा UDHR आ गया। UDHR हम अलग से ही पूरा पढ़े हुए हैं, है ना। आर्टिकल 1 to 30 तक में दिया गया है अधिकार सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। आर्टिकल 2 से 160 आदि महिलाओं को समानता को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। हमें महिला के बारे में लिखना है यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय नागरिक, फिर ICCPR आ गया, इसमें भी महिलाओं के अधिकारों के बारे में दिया हुआ था, हम इसको अलग से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर वही चीज़ सेम आएगी, ठीक है। इसको भी हमने अलग से पढ़ा हुआ है, ICESCR इसी रिवीजन क्लास में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अलग अलग से तो पढ़ा है, इसमें भी महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि, मातृत्व पर छुट्टी, अवकाश, समान कार्य, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति इत्यादि को पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुमको रटना नहीं है, मैंने फिर से बोला है कि ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई एक अच्छे से तैयार कर लोगे। जो ICC और कौन सा था दूसरा, आइस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना के याद करना दोनों का। दोनों में से जो
जो राइट कॉमन होंगे वो याद कर लेना। ये पूरा यूडीएचआर को प्रभावित करता है और ये यूडीएचआर में मजदूरों के कार्य परिस्थितियों पर आधारित है, ठीक है, या व्यक्तियों की कोई भी हो उसकी कार्य परिस्थिति पर आधारित था, ठीक है। शिल्पा क्लास ली हुई, शिल्पा को समझ में आ रहा है। ये बीजिंग घोषणा और कार्य योजना, ये अभी हमने नया देखा है ना। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना बना रहा है बीजिंग घोषणा। इसमें 12 प्राथमिक क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा निर्णय निर्माण कार्य आदि, जिनमें महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। यह सरकारों गवर्नमेंट्स को महिला अधिकारों के संवर्धन हेतु ठोस कदम उठाने की दिशा में प्रेरित करता है, ठीक है। निष्कर्ष कंक्लूजन, फिर वही हिस्ट्री आएगी। कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन हम लोग कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए बस। पहली क्लास में जो पढ़ा वही फिर से आएगा। ओके, पहले इंटरनेशनल महिला का आया, अब नेशनल वुमेन कमीशन की बात हो रही है, NWC की बात हो रही है, ठीक है। इसका गठन कैसे होगा, इसका कार्य एवं शक्तियां। तो कल हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा था ना। चलो, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, NCW की स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत की गई थी। तो हमने अभी तक क्या देखा, जितने भी आयोग हैं जिनकी भी स्थापना हुई है उनको डायरेक्ट नहीं स्टेब्लिश किया गया है, पहले उससे संबंधित कोई एक्ट या कानून लाया गया है, चाहे वो SC/ST आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, ठीक है। इसी तरह महिला आयोग जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी, उसकी स्थापना डायरेक्टली नहीं हुई थी। पहले क्या किया गया था, वुमेन कमीशन एक्ट 1990 लाया गया था, फिर उसके 2 साल बाद महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। तो एक एक्ट बहुत जरूरी है, कानून जरूरी है, उस कानून में नियम दिया होता है ना कि अगर नहीं तो आयोग बना लेंगे, आयोग अपने हिसाब से काम करने लगेगा। आयोग में क्या, आयोग की शक्तियां क्या है, आयोग का कार्य क्या है, कहाँ से निर्धारित होगा, इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है। चलो, क्या उद्देश्य है इस आयोग का, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना। कैसे संरचना होती है, अध्यक्ष होगा, किसके द्वारा नियुक्त होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। 5 सदस्य अन्य होंगे, 5 सदस्य कानून, स्वास्थ्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में के एक्सपर्ट होने चाहिए और किसके द्वारा नामित होंगे, केंद्र सरकार के द्वारा। सदस्य सचिव, ठीक है, ये फुलेरा गांव वाला ग्राम प्रधान वाला नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सदस्य सचिव प्रबंधन या समाजशास्त्र के क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो 1 धन 5 धन 1 कितना हुआ, 7 सदस्य भी देखिए। चलो, 7 सदस्य होंगे। देखो, वहां हमने नहीं देखा था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन 5 में कम से कम महिलाएं होनी चाहिए, एक महिला तो होनी चाहिए, ठीक है। एक से अधिक महिला होनी चाहिए, क्योंकि महिला आयोग का बन रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा महिला आयोग होती है, यहाँ पे नहीं क्लियर है इसलिए हम क्लियर नहीं बोल रहे हैं। आयोग का कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, ना कि न्यायिक संस्था, ठीक है। न्यायिक संस्था क्या होती है, जो न्याय देती है, जो दंड दे सकती है किसी को, ठीक है, जो किसी केस को सुन सकती है फिर उसको दंड दे सकती है। जबकि एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कोई सलाह दे सकती है, ठीक है। वैधानिक क्यों है, क्योंकि इसे विधि बना के, कानून बना के फिर स्थापित किया गया, एक्ट बना के फिर स्थापित किया गया, अभी हमने देखा। मुख्य कार्य क्या है, कानूनी संरक्षण, महिलाओं के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करना। ये हमने कहाँ देखा था, SC/ST आयोग में भी देखा था और मानवाधिकार आयोग में भी देखा था, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन की अनुशंसा, उन कानूनों में सुधार की सिफारिश करना जो महिलाओं को न्याय दिला सके। ये भी हमने देखा था नेशनल कमीशन वाले में, मानवाधिकार वाले में और
SC ST आयोग में भी देखा था, ठीक है। मोस्टली जो ओके, सो यहाँ से रिकॉर्डिंग रुक गई थी और फिर हम आगे बढ़ गए थे, ठीक है। फिर से रिकॉर्ड कर लेना है इसको और ऐड कर देंगे क्लास में, ठीक। निगरानी करना, महिलाओं से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करना है। RC में भी है, नहीं नहीं सॉरी यहाँ नहीं आना। शिकायत निवारण करना, महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों की शिकायतों की जांच करना, ठीक है। जागरूकता, महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और शोध और प्रचार करना। मानव अधिकारों संबंधित अगर कार्य हो रहा है तो वहां पर भी ये लागू होगा, ठीक है। NHRC भी कुछ ऐसा करती है, ठीक है। एंड एक मिनट, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक। सहायता करना, आयोग की शक्ति क्या है, तो बिल्कुल वैसे थी जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की थी, ठीक है। सिविल न्यायालय की तरह कुछ कुछ, बस दंड नहीं दे सकता। अर्ध न्यायिक शक्ति थी। उपलब्धियां क्या हैं, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जैसे कानून का निर्माण में सहयोग किया, मानव तस्करी की पीड़ित महिलाओं की बचाव और पुनर्वास में भूमिका निभाई, और महिला शिकायतों के लिए हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की, और सबसे इम्पोर्टेंट आदि। सीमाएं क्या है इस पर, तो बाकी आयोग पर जो सीमाएं थी, आयोग के पास निर्णयों को लागू कराने की शक्ति नहीं है, कर्मचारियों और संसाधनों की कमी है, कार्रवाई के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भरता है। फिर आ गया निष्कर्ष पर लिखना था, क्या सुधार हम कर सकते हैं, जैसे आयोग को स्वायत्त बना सकते हैं, प्रभावी कार्यान्वयन जो हम NHR में कर सकते थे, ठीक है। और फिर ओके, यहाँ से रिकॉर्डिंग मैंने आगे वाले क्लास में की हुई है, ओके ठीक है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है, मेरा दिन ही अजीब है। फिर मेरा 2-4 मिनट का भी डाउनलोड नहीं हुआ, कहाँ का डाउनलोड नहीं हुआ, मुझको फिर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जाने दो, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि अभी सुबह फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों का भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसको भी रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। यूनेस्को, ये संस्थाएं हैं, तो यूनेस्को भी यूनाइटेड नेशन का ही है, तो UN का तो याद ही रहेगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इतना तो याद ही रहता है। अब हमको किसका फुल फॉर्म याद करना है, ESCO का, तो E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक, C फॉर कल्चरल एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो तुमको याद करना पड़ेगा। स्थापना हुई 1945 में, हेड ऑफिस है पेरिस में, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, ओके। कार्य क्या है इसका, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग करना। देखो इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है ये, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है, विश्व धरोहर स्थलों की सूची बनाना, शिक्षा नीति का निर्माण करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। तो तुमको जो जो समझ में आ रहा है उसकी हेडिंग से तुम लिख लेना, अगर याद ना हो तो। शार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन में था, देखो। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है, ओके। तो कितने देश है इसमें, 8 देश है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो देखो भारत के साथ नेपाल का भी बॉर्डर है, पाकिस्तान का भी है, बांग्लादेश का भी है, श्रीलंका का भी है, भूटान का भी है, मालदीव समुद्र में है, ठीक है, उसका भी है समुद्री बॉर्डर, और अफगानिस्तान का भी है, ठीक है, ओके। ऐसे याद कर लेना। काम क्या है, क्योंकि भारत और ये सभी देश दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में आते हैं, साउथ एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। फुल फॉर्म देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में लंदन में स्थापित हुआ था। मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित एग्जाम में बहुत ही कम चांस है आने का, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC, अच्छा ठीक है।
ये हम लोग ने रिवीजन किया इसलिए यहाँ देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। जाहिर सी बात है संविधान में ओबीसी के लिए ये सब प्रावधान नहीं थे, ठीक है। संवैधानिक दर्जा इसको 2018 में दिया गया है। उद्देश्य क्या है? अन्य पिछड़े वर्गों को अधिकारों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट द राइट एंड वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीबीसी, देखो एन का हमेशा मतलब होता है नेशनल, सी का मतलब होता है कमीशन। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, कमीशन मतलब आयोग। अब इसका बी और सी का याद करना है तो बी मतलब बैकवर्ड और सी मतलब क्लासेस। ओबीसी सूची का निर्माण करना और कल्याण की सिफारिशें करना, और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमें शॉर्ट में ही देखना है। शॉर्ट आंसर के लिए कर रहे हैं, बाकी तुम सीरीज में तुम्हारे अच्छा ढेर सारा दिया होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1944 में हमारी आज़ादी से पहले इसका निर्माण हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों को ऋण देना, मुद्रा विनिमय की स्थिरता बनाए रखना, मतलब वैश्विक स्तर पर मुद्रा से संबंधित कार्यों को देखना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम आयोग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। आई थिंक 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था कि शुरू हुआ था? खत्म हुआ था शायद। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ये, ठीक है। बहुत हार्ड होता है इसको सबको याद करना ना एक बार में। श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित है, जाहिर सी बात है। लेबर श्रम लिखा हुआ है तो श्रमिकों के अधिकारों, राइट्स, ड्यूटी, उनके उनके फायदे, उनकी नीतियों इत्यादि पर सलाह देने इत्यादि से संबंधित, ठीक है। उनको कितने घंटे काम करना चाहिए, किस स्थिति में किस प्रकार उनको हेल्प मिलनी चाहिए, किस प्रकार उनको उचित सैलरी मिलनी चाहिए, यही सब बात होगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, हर देश में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। SC/ST आयोग ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर बड़े वाले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। ये भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बड़ा हुआ अच्छा सा लंबा चौड़ा सा हमने रिवीजन किया है, ठीक है। इसको जस्ट रिवीजन किया, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। चलो, मानवाधिकारों का यूरोपीय न्यायालय, ECHR। ये हमारी जो क्लासेस है ना, सिर्फ अलग अलग क्लासेस, वहाँ हमने पढ़ा था। 1959 में हुआ था। मुख्य इसकी स्थापना स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। यूरोप के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका काम है। मोस्टली क्या होता है, देखो जो यूरोप में के नागरिक हैं, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे UDHR के लिए ICCPR हो गया, या हमने आइस वाला पढ़ा था है ना, ICSCR, इन सब में तो रास्ते खुले ही हैं। बट यूरोप के नागरिकों के लिए इन्होंने अपनी अलग से एक संस्था बना के रखी है, और एक अलग से न्यायालय भी बना के रखा है। ये चाहे तो वहां चले जाएं, ठीक है, बस उसी की बात कर रहा है, ठीक है। और इनके निर्णय याद रखना बाध्यकारी होते हैं। चलो, जैसे यूरोप कई देशों का समूह है, वैसे अमेरिका महाद्वीप, नॉट अमेरिका देश, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप क्या है? एक नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, एक साउथ अमेरिका महाद्वीप है ना। साउथ अमेरिका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कनाडा हो गया, USA हो गया वगैरह। तो इन्होंने भी अपना अलग से एक न्यायालय बना के रखा है। और यहाँ पे अगर किसी मानवाधिकार का हनन हुआ तो अब ये तो यूरोप है, तो यूरोप में जा नहीं सकते, यूरोप के कोर्ट में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे तो चले जाएं, बट जरूरत नहीं, क्योंकि इनका अपना अलग से कोर्ट है, ठीक है। यूरोपीय अमेरिकन कोर्ट, इंटर अमेरिकन कोर्ट, वहां जाएंगे और उसकी जांच करेंगे। वहां तक जाने की नौबत ही नहीं आती। अमेरिका का मतलब जो USA का कोर्ट है, कनाडा का, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत सख्त है ऑलरेडी। बट कई और भी देश हैं, यहाँ छोटे मोटे भी देश हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, उन सब के लिए फायदेमंद है, ठीक है।
चलो, तुम लोगों का हो गया इंटरनेशनल लॉ समाप्त। अब इंटरप्रिटेशन बचा है, ठीक है, जो हम लोग मंडे से लेंगे क्लास। कोशिश करेंगे 2-3 दिन में हो जाए, फिर तुम लोग अपना आराम से रिवीजन करो। ओके, हम क्लास की रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। हम 2 मिनट देंगे तुम लोग को, 4 मिनट देंगे कुछ पूछने के लिए, क्योंकि हमको फिर से बीच में रिकॉर्डिंग करनी है। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है और नहीं हम लोग बाद में देखेंगे, प्रॉब्लम होगी उनको, ठीक।